नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल एकेडमी के एनसीईआरटी सेक्शन में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं समाजशास्त्र कक्षा 11 की दूसरी पुस्तक की। पुस्तक का नाम है समाज का बोध। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस पुस्तक के द्वारा हम समाज के बारे में विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले हम इस पुस्तक के अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय के परिचय से। दोस्तों, आपको याद होगा कि आपकी प्रारंभिक समाजशास्त्र की पुस्तक समाजशास्त्र परिचय, जो कि कक्षा 11 की पहली पुस्तक है, की शुरुआत निजी समस्याओं तथा सामाजिक मुद्दों के आपसी संबंधों पर परिचर्चा से हुई थी। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार व्यक्ति विभिन्न सामूहिकताओं से जुड़ा होता है, जैसे समूह, वर्ग, लिंग, जाति तथा जनजाति। वास्तव में आप में से प्रत्येक किसी एक समूह से ही नहीं, बल्कि कई समूहों से जुड़े होते हैं। उदाहरणतः आप अपने दोस्तों, अपने परिवार, नातेदारी, वर्ग, लिंग, अपने देश तथा प्रदेश के सदस्य हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण में एक विशेष स्थान होता है, जिसके बारे में आप पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के पृष्ठ 28 से 35 पर देख सकते हैं। इसका यह अर्थ भी निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक संसाधनों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी किस विद्यालय में पढ़ने जाए, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार वह किस प्रकार के वस्त्र पहनता या पहनती है, किस प्रकार का भोजन करती या करता है, अपने खाली समय में वह क्या करती या करता है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उसे प्राप्त हैं, अर्थात सामान्य तौर पर उसकी संपूर्ण जीवन शैली, जैसे कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को कार्य करने हेतु बाध्य करता है। दोस्तों, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को समझना है। आपको सी राइट मिल की समाजशास्त्री कल्पना की व्याख्या याद होगी, जहां उन्होंने व्यक्ति के जीवन वृत्त तथा समाज के इतिहास के आपसी संबंधों को स्पष्ट किया है। इस पाठ में समाज और व्यक्ति के द्वंद्वात्मक संबंध को समझने के लिए यह आवश्यक है कि तीन मुख्य संकल्पनाओं, मतलब कि अवधारणाओं यथा सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं पर चर्चा की जाए। अगले कुछ अध्यायों में हम यह जानेंगे कि नगरीय तथा ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार भिन्न है और पर्यावरण तथा समाज के बीच व्यापक संबंधों का रूप क्या है। आखिर के 2 अध्यायों में हम पाश्चात्य सामाजिक विचारकों तथा भारतीय समाजशास्त्रियों तथा उनके विचारों को समझेंगे, जो हमें आगे सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण तथा सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे। दोस्तों, मुख्य प्रश्न जिस पर इस पाठ में विचार किया जाना है कि किस हद तक व्यक्ति सामाजिक संरचना से बाध्य होता है और किस हद तक वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतंत्र होता है। समाज में व्यक्ति की स्थिति अथवा सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में उसका स्थान उसकी व्यक्तिगत रुचियों को किस सीमा तक निर्धारित करती है। क्या सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष करते हैं तथा उसे वे क्या रूप देते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम संक्षेप में सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करेंगे। आपने सामाजिक स्तरीकरण पर विस्तार पूर्वक चर्चा पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अध्याय 2 में की थी। अब हम आगे बढ़ते हुए 3 मुख्य सामाजिक प्रक्रियाओं यथा सहयोग,
प्रतियोगिता तथा संघर्ष पर चर्चा करेंगे। इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को समझने के लिए हम यह समझने तथा देखने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण किस प्रकार सामाजिक प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, किस प्रकार व्यक्तियों के मध्य तथा समूहों के मध्य सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष होते हैं। यह सब कुछ सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्तियों एवं समूह की स्थिति पर निर्भर करता है। चलिए अब देखते हैं सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण को। दोस्तों, सामाजिक संरचना शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि समाज संरचनात्मक है, अर्थात अपने विशिष्ट रूप में वह क्रमवार तथा नियमित है। जिस सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं वह मात्र कुछ क्रियाओं एवं प्रघटनाओं का अनियमित मिश्रण नहीं है। लोगों का आचरण किस प्रकार का होता है तथा एक दूसरे के प्रति उनके संबंध किस प्रकार के होते हैं, इसमें एक प्रकार की अंतर्निहित नियमितता अथवा प्रतिमान होता है। सामाजिक संरचना की संकल्पना इन्हीं नियमितताओं को इंगित करती है। एक बिंदु तक समाज की संरचनात्मक विशेषताओं को एक इमारत की संरचनात्मक विशेषताओं के समकक्ष रखकर समझा जा सकता है। एक इमारत की दीवारें, जमीन तथा छत सब मिलकर उस इमारत को एक विशेष आकार देती हैं, पर यदि इस तुलना का प्रयोग ज़्यादा सख्ती से किया जाए तो यह रूपक अपने आप में गलतफहमी पैदा करने वाला हो सकता है। सामाजिक संरचना मानवीय क्रियाओं तथा संबंधों से बनती है। जो पक्ष इन्हें नियमितता प्रदान करता है वह है अलग अलग काल अवधि में एवं भिन्न भिन्न स्थानों में इन क्रियाओं एवं संबंधों का लगातार दोहराया जाना। अतः सामाजिक विश्लेषण की प्रक्रिया में सामाजिक पुनरुत्पादन तथा सामाजिक संरचना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यालय तथा एक परिवार की संरचना को लेते हैं। विद्यालय में कुछ विशिष्ट प्रकार के क्रियाकलाप वर्षों से दोहराए जाते हैं जो आगे चलकर संस्थाएं बनते हैं, जैसे विद्यालय में दाखिले के तरीके, आचरण संबंधी नियम, वार्षिकोत्सव, प्रातःकालीन सभा और कहीं कहीं विद्यालयी गीत। ठीक इसी प्रकार से परिवार में आचरण के कुछ मानक स्तर जैसे विवाह के तौर तरीके, संबंधों के अर्थ, उम्मीदें तथा उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में वृद्ध सदस्यों की मृत्यु एवं विद्यालय से पुराने विद्यार्थियों का चले जाना एवं इनके स्थान पर नए सदस्यों का प्रवेश होता रहता है और यह संस्था चलती रहती है। पर हम यह भी जानते हैं कि परिवार तथा विद्यालय के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। दोस्तों, उपरोक्त परिचर्चा तथा क्रियाकलाप हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव द्वारा निर्मित समाज उस इमारत की तरह होता है जिसकी प्रत्येक क्षण उन्हीं ईंटों से पुनर्रचना होती है जिनसे उसे बनाया गया है। जैसे कि हमने स्वयं देखा है कि मनुष्य विद्यालय तथा परिवार में संरचना की पुनर्रचना हेतु परिवर्तन करते हुए समूचे परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। वे प्रतिदिन विभिन्न स्तरों पर पुनर्रचना के लिए सहयोग करते हैं। यह भी कम सत्य नहीं है कि उनमें एक दूसरे के साथ दूषित तथा क्रूर प्रतियोगिता भी होती है। सच्चाई यह है कि सहयोगात्मक व्यवहार के साथ ही साथ हम गंभीर प्रकृति के संघर्षों को भी देखते हैं और जैसा कि हम आगे देखेंगे कि सहयोग को जबरदस्ती लागू भी किया जाता है ताकि संघर्षों को छिपाया जा सके। एमिल दुर्खाइम द्वारा आगे बढ़ाया जाने वाला एक मुख्य विषय यह और उनके बाद में कई अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा भी इस पर कार्य किया गया, वह यह है कि समाज अपने सदस्यों की क्रियाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाते हैं। दुर्खाइम ने तर्क दिया
कि व्यक्ति पर समाज का प्रभुत्व होता है। समाज व्यक्ति की कुल क्रियाओं से कहीं अधिक बड़ा है। इसमें दृढ़ता अथवा कठोरता है जो भौतिक पर्यावरण की संरचना के समान है। सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कमरे में खड़ा है जहां बहुत सारे दरवाजे हैं। कमरे की संरचना व्यक्ति की संभावित क्रियाओं को बाध्य करती है। उदाहरण के तौर पर दीवारों तथा दरवाजों की स्थिति प्रवेश तथा निकास के रास्तों को दर्शाती है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक संरचना हमारी क्रियाओं को समानांतर रूप से बाध्य करती है। इसकी सीमा तय करती है कि हम एक व्यक्ति के रूप में क्या कर सकते हैं। यह हमसे बाह्य है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कमरे की दीवारें होती हैं। दोस्तों, अन्य सामाजिक चिंतक जैसे कार्ल मार्क्स भी सामाजिक संरचना की बाध्यता पर बल देते हैं, लेकिन साथ ही मनुष्य की सृजनात्मकता को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो सामाजिक संरचना को परिवर्तित भी करती है और उसे पुनः उत्पादित भी करती है। मार्क्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य इतिहास बनाता है, परंतु वह इतिहास निर्माण न तो उसकी इच्छा पर और न ही उसकी मनपसंद शर्तों पर आधारित होता है। अपनी इच्छा अनुसार नहीं और न ही अपनी मनपसंद शर्तों पर, बल्कि इतिहास का निर्माण उन ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक स्थिति की उन बाध्यताओं तथा संभावनाओं के अंतर्गत होता है जहां वह जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, ऐसे कुछ उदाहरण सोचिए जो दोनों स्थितियों को प्रकट करते हों। किस प्रकार मनुष्य सामाजिक संरचना से बाध्य होता है तथा जहां व्यक्ति सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है और उसे बदल देता है। अपनी पूर्व पुस्तक में समाजीकरण पर हुई चर्चा को याद करिए। चलिए बॉक्स में दिए गए हम कथन को पढ़ लेते हैं। दुर्खाइम के इस दृष्टिकोण को उनके प्रसिद्ध विवरण में दिया गया है। उनका कहना है, जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक भाई, एक पति अथवा देश के नागरिक के रूप में करता हूँ तथा दिए गए अपने वचन को पूर्ण करता हूँ, मैं अपने दायित्वों को पूरा करता हूँ जिन्हें कानून तथा प्रथा में परिभाषित किया गया है तथा जो मुझसे तथा मेरी क्रियाओं से परे या बाह्य है। ठीक इसी प्रकार भक्त जन्म से ही पूर्व स्वीकृत अपने धार्मिक जीवन की मान्यताओं तथा क्रियाओं को पहचान लेता है। अगर उनका अस्तित्व उसके जन्म से पूर्व था तो इसका अर्थ है कि उनका अस्तित्व उसके बाहर है। मैं अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने कर्जों को चुकाने के लिए जिस मुद्रा का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने व्यापारिक संबंधों के लिए जिन क्रेडिट उपकरणों का प्रयोग करता हूँ, मैं अपने पेशे में जिन कर्मों का अनुयन करता हूँ इत्यादि, इनका मेरे द्वारा उपयोग किए जाने पर भी ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की टिप्पणी इनमें से प्रत्येक के लिए की जा सकती है। दोस्तों, अब हम इस स्तर पर सामाजिक स्तरीकरण की उस संकल्पना की पुनरावृत्ति करना चाहेंगे जो प्रारंभिक पुस्तक के अध्याय 2 का भाग है। सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय समाज में समूहों के बीच संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व, भौतिक अथवा प्रतीकात्मक पुरस्कारों की पहुंच से है। हालांकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान है, परंतु आधुनिक समाज धन तथा शक्ति की असमानताओं के कारण पहचाने जाते हैं। एक तरफ जहां आधुनिक समाज में स्तरीकरण के सर्वाधिक प्रचलित रूपों में वर्ग विभाजन है, वहीं दूसरी ओर प्रजाति तथा जाति, क्षेत्र तथा समुदाय, जनजाति तथा लिंग इत्यादि समाजीकरण स्तरीकरण के आधार बने हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सामाजिक संरचना में सामाजिक व्यवहार के निश्चित प्रतिमान निहित होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एक विस्तृत सामाजिक संरचना के भाग के रूप में असमानता के निश्चित प्रतिमान द्वारा पहचाना जाता है। असमानता कोई ऐसा अवयव नहीं है जो समाज में विभिन्न व्यक्तियों के बीच आकस्मिक रूप से वितरित हो।
यह तो व्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता से जुड़ी हुई है। एक समूह के सदस्यों की विशेषताएं समान होती हैं और यदि वे उच्च स्थिति में हैं तो उनका प्रयत्न होगा कि उनकी विशेषाधिकृत स्थिति उनके बच्चों को मिल जाए। स्तरीकरण की संकल्पना तब उस विचार को संदर्भित करती है जहां समाज का विभाजन एक निश्चित प्रतिमान के रूप में समूहों में होता है तथा यह संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। असमान रूप से बांटे गए लाभों के अंतर को समझना भी आवश्यक है। लाभ के 3 बुनियादी प्रकार हैं जिसका विशेषाधिकार प्राप्त समूहों द्वारा उपभोग किया जाता है। पहला है जीवन अवसर। दोस्तों, वे सभी भौतिक लाभ जो प्राप्तकर्ता के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उनमें केवल संपत्ति तथा आय जैसे आर्थिक लाभों को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा तथा मनोरंजन को भी शामिल किया जाता है। ख है सामाजिक परिस्थिति। दोस्तों, मान सम्मान तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के नज़रों में उच्च स्थान। और ग है राजनीतिक प्रभाव। एक समूह द्वारा दूसरे समूह अथवा समूहों पर प्रभुत्व जमाना अथवा निर्णय निर्धारण में प्रमाणाधिक्य प्रभाव अथवा निर्णयों से अत्यधिक लाभ उठाना। दोस्तों, आगे होने वाली चर्चा में हम उपरोक्त 3 सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न आधार जैसे लिंग अथवा वर्ग सामाजिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। व्यक्ति तथा वर्गों को मिलने वाले अवसर तथा संसाधन जो प्रतियोगिता, सहयोग अथवा संघर्ष के रूप में सामने आते हैं, इन्हें सामाजिक संरचना तथा सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा आकार दिया जाता है। साथ ही मनुष्य पूर्व स्थित संरचना तथा स्तरीकरण में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। चलिए अब देखते हैं समाजशास्त्र में सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के 2 तरीके वो कौन से हैं, इसके बारे में। दोस्तों, अपनी प्रारंभिक पुस्तक में आपने सामान्य ज्ञान की सीमाओं को समझा है। समस्या यह नहीं है कि सामान्य ज्ञान आवश्यक रूप से गलत ही हो, परंतु यह इसका परीक्षण नहीं हुआ है तथा इसे हल्के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मुद्दे पर सवाल किए जाते हैं और किसी भी मुद्दे को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। अतः यह केवल ऐसी व्याख्या से संतुष्ट होकर शांत नहीं होगा जिससे पता चलता है कि मनुष्यों में प्रतियोगिता अथवा सहायता या संघर्ष जैसा भी मामला हो, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य का स्वभाव होता है। इस प्रकार की मान्यता के पीछे यह व्याख्या है कि आंतरिक तथा सार्वभौमिक रूप से यह मनुष्य की प्रकृति है कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं का लेखा जोखा रखा जाए। हालांकि जैसा हमने पहले देखा है, समाजशास्त्र मनोवैज्ञानिक अथवा प्रकृतिवादी व्याख्याओं से संतुष्ट नहीं होता है। समाजशास्त्र सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की व्याख्या समाज की वास्तविक संरचना के अंतर्गत करना चाहता है। क्रियाकलाप 3, अपने प्रतिदिन के जीवन में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष के उदाहरण ढूंढिए। दोस्तों, पिछली पुस्तक में चर्चा की गई थी कि समाज में किस प्रकार विभेद तथा बहुलता की समझ व्याप्त है। विभिन्न संस्थाओं की समझ, चाहे वह परिवार हो, अर्थव्यवस्था अथवा सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण हो, हमने देखा कि किस प्रकार प्रकारवादी तथा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य के अनुसार संस्थाओं की समझ में भिन्नता है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि ये दोनों संदर्भ इन प्रक्रियाओं को थोड़ा हटकर समझना चाहते हैं, परंतु दोनों कार्ल मार्क्स तथा एमिल दुर्खाइम यह मानकर चलते हैं कि मनुष्यों को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करना होता है।
तथा अपने और अपनी दुनिया के लिए उत्पादन और पुनः उत्पादन करना पड़ता है। दोस्तों, संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार सहयोग के प्रकारों ने एक ऐतिहासिक समाज को दूसरे ऐतिहासिक समाज में परिवर्तित कर दिया। उदाहरणतः यह देखा जा सकता है कि सामान्यतः सरल समाजों में जहां अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता था, वहां व्यक्तियों तथा समूहों में आपसी सहयोग था और वे वर्ग, जाति अथवा प्रजाति में नहीं बटे थे। परंतु जिस समाज में अतिरिक्त उत्पादन होता था, चाहे वे जमींदार हों अथवा पूंजीपति, प्रभावशाली वर्ग का अतिरिक्त उत्पादन पर अधिकार होता था तथा सहयोग भी संभावित संघर्ष तथा प्रतियोगिता से जुड़ा होता था। संघर्ष का दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि समूहों तथा व्यक्तियों का स्थान उत्पादन प्रणाली के संबंधों में भिन्न तथा असमान होता है। अतः कारखाने के मालिक तथा मजदूर अपने प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु कुछ हद तक उनके हितों में संघर्ष उनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। दोस्तों, हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहां समाज जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित हैं तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। इससे भी आगे प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा भी उत्पन्न की जाती है। जैसा कि आप आगे आने वाले अनुच्छेदों में देखेंगे कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस प्रकार के मानदंडों अथवा संस्तुतियों की भूमिका की प्रशंसा करने से नहीं चूकता, परंतु इन सबके प्रकारों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझाता है, न कि उस संदर्भ में जहां प्रभावशाली समूहों द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है, जिन्हें कुछ प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं प्रकार्यात्मक अपेक्षा तथा पूर्वापेक्षाएं कहा जाता है। ये विस्तृत रूप में उन शर्तों को पूरा करती हैं जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा जाता है तथा इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। जैसे नए सदस्यों का समाजीकरण, संचार की साझा प्रक्रिया, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार अथवा भूमिका होती है, जो संपूर्ण समाज की प्रकार्यात्मकता के लिए जरूरी होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है, जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। दोस्तों, चूंकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखता है, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को इसी दृष्टि से भी समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में ये बिना ज़्यादा हानि एवं कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। दोस्तों, समाजशास्त्री अध्ययनों ने यह भी दिखाया है कि किस प्रकार मानदंडों तथा समाजीकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत बनी रहे, चाहे वह एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों न हो। दूसरे शब्दों में, सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलग्नित हैं तथा बाध्य एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, आइए अपने जन्म के परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर डालें।
समाज के विभिन्न हिस्सों में यह जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। चलिए सबसे पहले हम क्रियाकलाप 4 को देख लेते हैं। विचार कीजिए कि क्या विस्तृत मानक बाध्यताओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं अथवा सहयोग देती हैं। क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो भाइयों के प्रेम से वंचित हो जाएंगी। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिया गया गीत एक विशेष प्रांत का है, परंतु आज भी पितृवंशी परिवार में एक औरत के जन्म के परिवार के परित्याग के सामान्य भय की भावनाओं को दिखाता है। दोस्तों, स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या जो कि 41.7% है, संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपनी बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया, परंतु इस विषय पर भावात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेंगी, क्योंकि वे डरती थीं कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियां उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उनका आना जाना बंद हो जाएगा। यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है, जहां एक ओर स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली, कंजूस तथा चालाक समझी जाती है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी थी। दोस्तों, वह कविता यह है कि बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए, पिता का घर मेरे लिए छूट गया, जन्म के गृह के परित्याग का भय, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। दोस्तों, क्रियाकलाप 2 आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। परंतु जब इन संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती तो यह छवि बनती है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। उपरोक्त परिस्थितियों को समझाने के लिए प्रकारवादी व्यवस्थापन शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सह अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। क्रियाकलाप 5 कहता है कि कुछ अन्य सामाजिक व्यवहारों के बारे में सोचिए जो सहयोगात्मक दिखाई देते हों परंतु समाज के गहरे संघर्षों को अपने अंदर छिपाए हों। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में इतना ही और इस अध्याय के दूसरे भाग को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।